मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 25 जुलाई के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भारत के संविधान का जो 8वां शेड्यूल है वो किस चीज से डील करता है? ऑप्शन ए इज जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन बी इज एंटी डिफेक्शन, ऑप्शन सी इज स्केड्यूल्ड एरियाज एंड ऑप्शन डी इज स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हैं। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जब वहां पर एक पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि राजस्थानी लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज बना दिया जाए, उसको 8th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम गवर्नमेंट को किसी भी लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं बोल सकते। और उन्होंने बोला है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी, कि आज हमें राजस्थानी लैंग्वेज के लिए पिटीशन आई है, कल को किसी और लैंग्वेज के लिए आएगी, तो हम गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते किसी भी लैंग्वेज के लिए कि आप इस लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज में इंक्लूड कर दीजिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी स्पेसिफिक जो प्रोसीजर है किसी भी लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज डिक्लेयर करने का, वो नहीं मेंशन किया हुआ। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या कोई कन्वेंशन या कोई रूल्स या कोई भी प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहां पर मेंशन्ड है किसी भी लैंग्वेज को अगर शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर करना हो, तो उसका आंसर है नो। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अ शेड्यूल लैंग्वेज। तो जो 8th शेड्यूल है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज के साथ डील करता है। आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि जुडिशियल रिव्यू के साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है, एंटी डिफेक्शन के साथ और शेड्यूल्ड एरिया, कौन कौन से शेड्यूल हैं जो इनके साथ डील करते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकीरा इज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। अकीरा नाम की एक टर्म न्यूज में हमें देखने को मिल रही है, तो वो क्या है, किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन ए इज अ रैंसमवेयर, एक रैंसमवेयर है। ऑप्शन बी इज जीएम क्रॉप, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं वो है। ऑप्शन सी इज यूक्रेन में एक प्लेस का नाम है। एंड ऑप्शन डी इज अ क्लाइमेट कन्वेंशन, क्लाइमेट के साथ रिलेटेड है कन्वेंशन है। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो। सो सर्ट इन, जो एक इंडिया की एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी इन चीजों के साथ सब डील करती है, इट कॉशंस अगेंस्ट रैंसमवेयर अकीरा अटैक। सो एक इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस है अकीरा नाम का, जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराता है और डेटा को इनक्रिप्ट करता है। एंड देन लोगों से उसके बदले में, अगर किसी की इंफॉर्मेशन चुरा के उसके बदले में पैसे डिमांड किए जाते हैं, तो वो साइबर स्पेस में रिपोर्ट किया गया है। हमारे देश के जो फेडरल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है सर्टिन, उन्होंने इसके बारे में बताया है। जो अकीरा नाम का रैंसमवेयर है, कंप्यूटर मालवेयर है, ये विंडोज एंड लिनक्स बेस्ड सिस्टम को टारगेट करता है। अकीरा इज रिपोर्टेडली एक्टिव इन साइबर स्पेस। दिस ग्रुप फर्स्ट स्टील्स द इंफॉर्मेशन, देन एनक्रिप्ट्स द डेटा एंड देन कंडक्ट्स डबल एक्सटॉर्शन टू फोर्स अ विक्टिम इनटू पेइंग। तो उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप हमें ये पे कीजिए, इतना पैसा दीजिए, तो आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको वापस देंगे। जो भी इसके रिगार्डिंग लोगों को ब्लैकमेलिंग की जाती है, तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अ रैंसमवेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज लोकेटेड इन। अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ऑप्शन ए इज नमीबिया, ऑप्शन बी इज लीबिया, ऑप्शन सी इज इथियोपिया एंड ऑप्शन डी इज इजिप्ट। अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स इनमें से कहां पर है? यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। आपको पता होगा कि अभी जो G20 की चेयरमैनशिप है इंडिया के पास है, तो G20 की मीटिंग्स इंडिया में हो रही हैं। तो उसी एक G20 के रिलेटेड हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तो इस जो उन्होंने इसके बारे में पिटीशन रखी या प्रपोजल रखा, उसको काफी मेंबर्स ने, G20 के मेंबर्स ने सपोर्ट भी किया है। इंडिया के जो G20 शेरपा है अमिताभ कांत जी, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, उन्होंने बोला है कि इंडिया बहुत होपफुल था अफ्रीकन बॉडी के बारे में कि वो उनको G20 में परमानेंट पोजीशन दे दी जाए। तो उसी के बारे में लास्ट मंथ मोदी जी ने लिखा था वर्ल्ड के सभी जो G20 की लीडर्स हैं उनको कि आप अफ्रीकन यूनियन को फुल मेंबरशिप आप प्रोवाइड करने के लिए हमें सपोर्ट करें। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो G20 है इसमें कितने
मेंबर कंट्रीज हैं? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, G20 में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अफ्रीकन यूनियन है, एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सभी देश है 55, वो अफ्रीकन यूनियन के मेंबर स्टेट्स हैं। ये ऑफिशियली 2002 में लॉन्च किया गया था। अफ्रीकन यूनियन को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के नाम से। और इसका एक विजन क्या है अफ्रीकन यूनियन का? एन इंटीग्रेटेड, प्रॉस्पेरियस एंड पीसफुल अफ्रीका। एंड इसके खुद के सिटीजन्स हैं, ड्रिवन बाय इट्स ओन सिटीजन्स एंड रिप्रेजेंटिंग द डायनेमिक फोर्स इन द ग्लोबल एरेना। तो ये इसका विजन है। अफ्रीकन यूनियन की अगर बात करें तो इसका कॉन्फ्रेंस सेंटर एंड ऑफिस कम्प्लेक्स बिल्डिंग है एडिस अबाबा इथियोपिया में, जो इसके हेडक्वार्टर्स की तरह भी काम करता है। तो अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? इथियोपिया में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेडाक्विलीन ड्रग इज इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच डिजीज? बेडाक्विलीन नाम की एक मेडिसिन या ड्रग है, वो न्यूज में है, किस बीमारी से ये रिलेटेड है? ऑप्शन ए इज कोविड, ऑप्शन बी इज टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी इज कॉलेरा एंड ऑप्शन डी इज डेंगू। तो यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि जो बेडाक्विलीन है इसके बारे में जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में, जॉनसन एंड जॉनसन के पास एक पेटेंट था। जॉनसन एंड जॉनसन था वो अकेली एक कंपनी थी जिसके पास राइट था बेडाक्विलीन बनाने के लिए, जो कि एक बोल सकते हो कैंसिल किया गया, एक्सपायर हो गया है, कैंसिल नहीं किया गया, एक्सपायर हो गया है। तो लास्ट वीक एक मेजर बैरियर था जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए, वो एंड हो गया है जब जॉनसन एंड जॉनसन का जो पेटेंट एक्सपायर हुआ। जॉनसन एंड जॉनसन ने सेकेंडरी पेटेंट भी एक फाइल किया है 2027 तक इसी जो ये जो ये मेडिसिन है उसके रिगार्डिंग। ये जो पेटेंट है उनके पास 66 कंट्रीज में था और मिडिल इनकम कंट्रीज थी। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बेडाक्विलीन है ये यूज होता था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए, एमडीआर टीबी के लिए या फिर टीबी और एचआईवी के लिए, तो इसके लिए यूज होता था। इंडिया में एक प्री ग्रांट अपोजिशन भी फाइल की गई थी एक पेटेंट ग्रुप के द्वारा और 2 टीबी सर्वाइवर्स थे उनके द्वारा। उनके लीगल चैलेंज के रिजल्ट की तरह एक लैंडमार्क डिसीजन वर्ल्ड टीबी डे के पहले आया है कि इंडियन पेटेंट ऑफिस ने यूएस की कॉर्पोरेशन जॉनसन एंड जॉनसन की जो सेकंड पेटेंट है वो रिजेक्ट कर दी है। तो आपको ध्यान रखना है जो बेडाक्विलीन है ये पहला मेडिसिन, ये पहला ड्रग था जो टीबी के लिए ग्लोबली पूरे ग्लोबल लेवल पे अप्रूव किया गया था पिछले 40 साल से, और ये माना जाता है कि कम टॉक्सिक है और ज्यादा इफेक्टिव है ट्रेडिशनल टीबी ट्रीटमेंट से। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द आंसर। और जो टीबी है, टीबी एलिमिनेशन जो मिशन है, ये भी हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत ही मिशनरी आप बोल सकते हो या एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया से टीबी को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट काफी काम कर रही है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोरियन ओपन 2023 हैज बीन वन बाय, जो कोरियन ओपन 2023 था वो किसने जीता था? ऑप्शन ए इज साउथ कोरिया, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। एक्चुअल में यहाँ पर कोरियन ओपन बैडमिंटन होना चाहिए था, मैं यहाँ पर बैडमिंटन टर्म यहाँ पर लिखना टाइप करना भूल गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो क्वेश्चन ये है कि बैडमिंटन का जो कोरियन ओपन 2023 था वो किसने जीता था? यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरिया ओपन 2023 जो फाइनल है वो इंडिया के सात्विक साईराज रनकीरेड्डी हैं और चिराग शेट्टी हैं, उन्होंने जीता है और पहली बार इंडिया के प्लेयर्स ने ये जीता है। इन्होंने किसको हराया है? जो इंडोनेशिया के प्लेयर्स हैं फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान, उनको हराकर कोरियन ओपन 2023 के लिए जीता है। बहुत ही एक सिग्निफिकेंट और एक बहुत सिग्निफिकेंट विन है ये इंडिया के लिए। आप इसका देख सकते हैं आंसर ऑप्शन डी इंडिया। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ये जो है सात्विक साईराज रनकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी दोनों की ये पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है, आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस? कौन से देश ने रिसेंटली नॉन बासमती व्हाइट राइस का एक्सपोर्ट को बैन किया है? तो आप ऑप्शन ए है मेक्सिको, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है इटली।
यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। सो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉन बासमती व्हाइट राइस का जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया है। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि ताकि भारत में नॉन बासमती व्हाइट राइस की सप्लाई की स्टॉक की कमी की होने की वजह से इंडिया में इसके प्राइसेस ना बढ़े, रेट ना बढ़े, इन्फ्लेशन ना आए। तो इसी की वजह से कि इंडिया को शॉर्टेज ना हो नॉन बासमती व्हाइट राइस की, इसी की वजह से जो एक्सपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state recently signed MOU memorandum of understanding with OneWeb to set up India's first satellite network portal site? भारत के कौन से राज्य ने रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है OneWeb के साथ, जो कि एक लंदन बेस्ड कंपनी है, किसके लिए? इंडिया का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को सेटअप करने के लिए। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज गुजरात, ऑप्शन सी इज केरला एंड ऑप्शन डी इज उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात टू गेट कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। सो इसी के लिए गुजरात ने एमओयू साइन किया है लंदन बेस्ड कंपनी है OneWeb कंपनी, उसके साथ और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। OneWeb कंपनी 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट सेटअप करेगी और उनमें से एक गुजरात के मेहसाना जिले में सेटअप किया जाएगा। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल की अगर बात करें तो ये क्या है? बेसिकली ये एक सिग्नल की तरह काम करेगा और डेटा को डाउनलिंक और अपलिंक टर्मिनल के लिए या बेस स्टेशन के लिए ग्राउंड पे काम करेगा, जो कि एक इंटरमीडियरी के लिए तरह काम करेगा डेटा ट्रांसमिशन के लिए थ्रू सैटेलाइट ट्रैकिंग एंटीना सिस्टम्स। तो बेसिकली सैटेलाइट्स के एंटीना सिस्टम के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करेगा सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात, और गुजरात के ये मेहसाना जिले में होगा। किसके साथ होगा? लंदन बेस्ड एक कंपनी है OneWeb और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू ज्वाइन द CPTPP कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इज। पहला यूरोपियन देश कौन सा है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ज्वाइन किया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है इटली एंड ऑप्शन डी है जर्मनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूके फॉर्मली साइंस अप टू ट्रांस पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक, और ये यूके जो है ये पहला नया मेंबर और पहला यूरोपियन नेशन है जिसने इस ब्लॉक को ज्वाइन किया है। CPTPP के कौन कौन से मेंबर्स हैं? कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। तो यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये जो CPTPP है ये क्या है? ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इन देशों के बीच में, तो आपको ये ध्यान रखना है। और किसने रिसेंटली ज्वाइन किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। उनका ब्रेक्जिट के बाद एक मेजर ट्रेड डील थी जो उन्होंने साइन की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज यूके या यूनाइटेड किंगडम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजिटल टाइम वाउचर्स आर रिलेटेड टू। डिजिटल टाइम वाउचर्स किसके साथ रिलेटेड है? ऑप्शन ए इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ऑप्शन बी इज इलेक्शन कैंपेनिंग, ऑप्शन सी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन डी इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम डिजिटल वाउचर्स यूज करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को पोल कैंपेनिंग के लिए। कहाँ पर पोल कैंपेनिंग करने के लिए? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर। तो इसके हम डिटेल देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो डिजिटल टाइम वाउचर्स नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को इशू करेंगे। जो उनका जो डिजिटल टाइम वाउचर्स होंगे, जितने टाइम के लिए वो जो वाउचर्स इक्विवेलेंट होंगे उतना टाइम उनको मिलेगा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर कैंपेनिंग करने के लिए इलेक्शंस के टाइम पे। ये है एक प्रोविजन इशू की गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको ये वाउचर जो है इशू किए जाएंगे। हर पार्टी को टाइम वाउचर दिए जाएंगे अलग अलग डिनोमिनेशन के। जो पार्टीज हैं उनके पास डिस्क्रिप्शन होगी कि कोई भी वो रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकेंगे कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पर जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर उसको कैंपेनिंग करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। जो ये डिजिटल टाइम वाउचर्स हैं इनका एक स्टैट्यूटरी बेसिस है, यानी कि एक एक्ट के अंडर इनका जो है इसको इशू किया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के जो अंडर इसका किया गया है और इसको 1998 में पहले नोटिफाई किया गया था। ये अभी दोबारा से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी अनाउंसमेंट की है, तो ये न्यूज में था।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्शन कैंपेनिंग। द लास्ट क्वेश्चन इज पक्की टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन। तो पक्की टाइगर रिजर्व कहां पर है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पक्की जो टाइगर रिजर्व है कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमने एक एक करके जो भी मेजर टाइगर रिजर्व्स थे वो कंप्लीट जो कवर कर लिए हैं यहाँ पर। आई डोंट थिंक सो कि कोई बचा है। अभी इसके नेक्स्ट हमने नेशनल पार्क्स भी कर लिए, टाइगर रिजर्व्स भी कर लिए। अभी नेक्स्ट में कम्युनिटी रिजर्व्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या आंसर से कुछ भी जो है इसमें ऐड करूंगी नेक्स्ट वीडियो से। तो आई होप आपको इसका पता चल गया होगा कि पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक जो यूजर नेम है, यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मैं यहाँ पर क्विज भी पोस्ट करती हूँ, वो भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।